बट नाउ पंकज अनम्यूट जी करके कोई डिस्टर्ब ना करे बीच में। क्वेश्चन रहेगा तो एंड में कैसे। यस मैम। गुड मॉर्निंग दोस्तों। परम समृद्धि, परम स्वास्थ्य एंड परम आनंद, ये हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। परम स्वास्थ्य, हम सब परम स्वास्थ्य के लिए ही इस दुनिया में आए हैं और इस खुदा भगवान ने हमारे इस शरीर को ऐसा बनाया है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए ही बने हैं। फिर वो ऐसी क्या बातें हैं जिसकी वजह से हम इतने बीमार पड़ जाते हैं? आज हम उन सारे कारणों के ऊपर थोड़ा सा अपना ध्यान लाएंगे कि वो क्या वजह है जिसकी वजह से जो भगवान ने हमें स्वस्थ रहने का आशीर्वाद देकर के भेजा था, हम इतने डिजीज्ड क्यों हैं, हम इतने बीमार क्यों हैं। आज हम उन बातों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। मैं शुक्राना करना चाहती हूँ स्प्रे हैप्पीनेस के इस प्लेटफॉर्म का, सारे मेंटर्स का और पंकज जी का, जो जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन दे पा रही हूँ। थैंक यू एंड थैंक यू। पंकज जी शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर कुछ एक नियमबद्ध वजह से होता है। जैसे कि ग्रेविटेशन का फोर्स एक नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक नियम है, ठीक उसी तरीके से जैसे स्वस्थ रहने के नियम होते हैं, उसी तरीके से बीमार डिजीज रहने के भी कुछ नियम होते हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि बीमार होना इतना आसान नहीं होता है। हमें बहुत मेहनत, बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है बीमार होने के लिए, तब जाकर के हम बीमार हो पाते हैं। उनमें से कुछ कारणों के बारे में आज हम छोटी सी चर्चा करेंगे यहाँ। सबसे पहला जो कारण होता है जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं, वो है हंगर लेस ईटिंग, भूख ना रहने पर खाना खाना। अभी मुझे ऑफिस जाना है इसलिए मुझे खाना खा लेना चाहिए, अभी लंच हो गया है इसलिए मैं खाना खा लेता हूँ, खाना घर में बच गया है इसलिए मैं खाना खा लेता हूँ, आज अच्छा खाना बना है तो मैं खाना खा लेता हूँ, मैं पार्टी में गया हूँ तो मैं आज खाना खा लेता हूँ। कोई चीज हमें अच्छी लग रही है तो बिना भूखे भी हम खाना खा लेते हैं। जब हम बिना भूख करके हमेशा खाना खाते रहते हैं तो हमारी आंतें जो है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पाती है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो एक बहुत ही उन्नत यंत्र है। जैसे कि हमारा दिमाग एक उन्नत यंत्र है, ठीक उसी तरीके से हमारा शरीर भी एक बहुत उन्नत यंत्र है। उसे पता है कि उसे कब क्या चाहिए। वी नीड टू जस्ट फॉलो आवर बॉडी। जैसे जैसे हमारा शरीर हमसे चीजें मांगता जाता है, हमें ठीक उसी तरीके से उसे चीजें सप्लाई करते रहना चाहिए। अगर हमें भूख नहीं लगी है, इसका ये मतलब है कि हमारी जो बॉडी है वो कहीं और बिजी है कुछ और काम करने के लिए, और हम उसे खाना दिए जा रहे हैं। खाना बहुत सारा खाने की वजह से अननेसेसरी, जब बॉडी को उसकी जरूरत नहीं है तो क्या होता है, सारे का सारा खाना जो है वो हमारे इंटेस्टाइन्स में जाकर के बैठ जाता है और वहां पर सड़ने लग जाता है, और वहीं से स्टार्ट होती है सारी एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, और जो हर बड़ी से लेकर छोटी से छोटी बीमारियों का भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सो हंगरलेस ईटिंग, हमेशा भूख रहने पर ही खाना खाएं। ये ना सोचे कि भाई मुझे अब टाइम के हिसाब से खाना ना खाएं। खाना खाने का समय कोई नहीं होता। खाना खाने का समय सिर्फ वो होता है जब हमारी बॉडी कहे कि हमें भूख लगी है, दैट इज द राइट टाइम टू ईट द फूड। व्हाई? बिकॉज उस टाइम पे जब हमारे को भूख लगी होती है, हमारे स्टमक से, हमारे इंटेस्टाइन से वो सारे डाइजेस्टिव जूसेस बॉडी सिक्रीट करती है, जो बहुत आसानी से खाने को पचा लेते हैं। और जब हमें भूख लगी रहती है उस टाइम पे हम कैसा भी खाना खाते हैं वो बहुत आसानी से हम डाइजेस्ट कर पाते हैं। और उसके ठीक विपरीत अगर हम ऐसा खाना खाते हैं जो एक्चुअली में बहुत लाइट है, मान लो बहुत लाइट भी खाना हम खा रहे हैं लेकिन हमें भूख नहीं है, तो उसको शरीर नहीं पचा पाता है, बहुत मुश्किल से पचा पाता है, राइट। अब जो दूसरा कारण है वो है मॉर्बिड एपेटाइट। नाउ व्हाट इज दिस मॉर्बिड एपेटाइट? मॉर्बिड एपेटाइट का मतलब होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि अगर हमें भूख लगी है और हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारे को बहुत अजीब अजीब से महसूस होता है, हमारे पेट में बहुत एक अजीब सी सेंसेशन होने लग जाती है, या फिर हमारा दिमाग में चक्कर आने लग जाता है। तो ये जो भूख है, ये भूख वास्तविक स्वाभाविक भूख नहीं है, क्योंकि बार बार हर बार
खाना खाने की वजह से हम अपनी आंतों की कैपेसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा एहसास होता है कि हमें भूख लगी है, बट वो भूख नहीं है। स्वाभाविक भूख क्या है? नेचुरल जो एपेटाइट है, जो भूख है, वो क्या है? नेचुरल एपेटाइट वो होती है जो खुद से अंदर से आती है, जिसे जब तक हम कुछ ना खाएं उसे हम मिटा नहीं सकते हैं। नेचुरल डाइट ऐसी होती है, नेचुरल एपेटाइट जो हमें अंदर से आती है, वो एक ऐसी भूख होती है जब अगर हमें पत्थर भी मिल जाए, मान लो कुछ भी नहीं है और हमें पत्थर भी मिल जाए, तो हमारी बॉडी जो है उस पत्थर को भी कच्चे आदत पके खाने को भी बहुत आसानी से पका सकती है। सो वी नीड टू सी आवर मॉर्बिड एपेटाइट। हमें मॉर्बिड एपेटाइट को पहचानना है और हमें उसके हिसाब से खाना नहीं खाना है। स्लोली स्लोली जब हम अपनी आदतों को चेंज करते हैं, तब हमें ये एहसास होता है कि हम कहाँ कहाँ गलत थे, और धीरे धीरे करके हम उसमें सुधार ला करके डिजीज से बहुत ज्यादा दूर हो सकते हैं। अब जो तीसरी जो कॉज है, दैट इज द रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन। हम एक थाली में भरकर खाना खाते हैं जिसमें स्टार्च भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, बहुत तरीके की डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। लेकिन भगवान ने हमारे पूरे ह्यूमन सिस्टम को ऐसा बनाया है जिसमें हम एक प्रकार के भोजन को एक टाइम पे बहुत आसानी से डाइजेस्ट कर पाते हैं। जब हम बहुत सारे खानों को मिक्स कर देते हैं तो एक्चुअली में क्या होता है कि एक ही खाना उसमें से डाइजेस्ट हो पाता है जिसकी शरीर को जरूरत होती है, और बाकी जो खाना होता है वो वहीं के वहीं पड़ा रह जाता है, और फिर से वो सड़ता है, फिर से उसमें एसिडिटी प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर से, फिर से कॉन्स्टिपेशन, IBS, पाइल्स, हेमोरॉइड्स, इन सारी चीजों की प्रॉब्लम होती है। माइग्रेन जैसी इश्यूज शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एसिडिटी। सो वी नीड टू सी कि हम रॉन्ग फूड का कॉम्बिनेशन कैसे अवॉइड कर सकते हैं। हमें सिर्फ एक टाइम पे एक ही तरीके के फूड का सेवन करना चाहिए। अगर हम दूध ले रहे हैं तो सिर्फ हम दूध ही लें, अगर हम नॉन वेज ले रहे हैं तो हम एक समय पे सिर्फ नॉन वेज ही लें, अगर हम अनाज खा रहे हैं तो हम एक टाइम पे अनाज ही खाएं, या अगर हम किसी दूसरी तरीके की कोई चीज खा रहे हैं तो हमें एक टाइम पे वही चीज खानी चाहिए। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर चीज को सैलेड एंड फ्रूट्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ हम इसे मिक्स कर सकते हैं। जैसे नॉनवेज आपने खाया, नॉनवेज के साथ आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के कॉम्बिनेशन को बना सकते हो। ठीक उसी तरीके से अगर आप कर्ड खा रहे हो तो आप सिर्फ कर्ड्स और वेजिटेबल ले लीजिए। बहुत सारे खाने को बहुत एक समय में नहीं खाना है, इसलिए कहते हैं कि वन थिंग एट वन टाइम, का मतलब है एक ही प्रकार का खाना आपको एक टाइम पे खाना चाहिए। अदरवाइज बहुत सारा खाना हमारे पेट में जाकर के सड़ता है, पच नहीं पाता है, और बहुत तरह की बीमारियों की वजह वो बनता है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है कि हमें बहुत सारे ऐसी चीज हैं जिनको हमें कभी भी एक साथ नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी प्रकृति जो होती है वो अलग अलग होती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो एसिडिक होती है, जैसे कि हमारी खट्टी चीजें, नींबू वगैरह, खटाइयाँ। हम जब ये चीजें सेवन करते हैं तो इसमें से एसिटिक एसिड सिक्रीट होता है, जबकि जो हमारे सीरियल्स हैं या हमारी बाकी जो भोजन की चीजें हैं उसमें से स्टार्च बॉडी बनाती है, और स्टार्च जो एसिड प्रोड्यूस करता है वो एसिटिक एसिड की तरह नहीं होता, वो अल्कलाइन नेचर का होता है। और जब भी एसिड और अल्कलाइन मिलते हैं तो सबको पता है कि वो एसिड बनाते हैं। एसिड और अल्कलाइन दोनों मिल करके एसिड का प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से बहुत गंभीर से गंभीर बीमारियां हमारी बॉडी में होती है, जैसे कि हार्ट डिजीजेस, फिर इंटेस्टाइन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, किडनी फेल्योर होते हैं, लीवर की प्रॉब्लम्स होती हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें इन चीजों को एक साथ नहीं खाना चाहिए। मिल्क है, फ्रूट्स है, सावर नींबू जैसी जो खट्टी चीजें हैं वो, और अनाज, इन चीजों को हमें एक साथ नहीं खाना चाहिए। एक टाइम पे हमें सिर्फ एक ही प्रकार के भोजन को खाना चाहिए। अगर आप खट्टा खाना खा रहे हैं, अगर आप नींबू का खाना खा रहे हैं, सैलेड में डालकर खा रहे हैं, तो उसके पोर्शन को आपने बिल्कुल ही मेन मील से अलग रखना है। आप सैलेड को खाना खाने से पहले 10 मिनट पहले या आधे घंटे पहले आप खा लीजिए। Why? Because it will help you to
हमारी बॉडी के अंदर से जितने भी केमिकल्स हैं वो बहुत आसानी से निकल जाते हैं, वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं जो भी हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं। व्हाई? बिकॉज वेजिटेबल्स हैव द 72% वाटर एंड द फ्रूट्स हैज द ऑलमोस्ट 75 to 80% ऑफ वाटर, और हमारी बॉडी का जो कॉम्बिनेशन है वो भी 80% वाटर से बना हुआ है। सो ये जो सैलेड और जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत ही इजीली हमारे बॉडी से डाइजेस्ट हो जाते हैं और बहुत इजीली एक्सक्रीट हो जाते हैं बहुत सारे केमिकल्स को हमारी बॉडी से निकालने के साथ साथ। इसलिए सैलेड एंड फ्रूट्स अलोंग विथ एनी फूड ऑफ योर चॉइस यू कैन टेक। नेक्स्ट, उसके बाद आता है कि रॉन्ग फूड एडेप्टेशन। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, हम प्रीवियसली हिस्ट्री में कैसे थे और हम आज कैसे हैं। आज हम इतने मॉडर्न युग में रहते हैं, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज हैं जब हमें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं होती। देखो आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम आपसे बात कर पा रहे हैं, ना कहीं आने की जरूरत है ना कहीं जाने की जरूरत है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा फिजिकल एक्सर्शन है वो बहुत हद तक कम हो गया है। लेकिन अगर हम अपनी फूड हैबिट की बात करें तो फूड हैबिट अभी भी ठीक उसी पैटर्न से चलता आ रहा है जिस पैटर्न से हम सदियों से खाते चले आ रहे हैं। अगर हम अपने दादाओं या नानाओं की बात करते हैं तो वो इतने बीमार नहीं पड़ते थे, वो तो सब कुछ खाते थे लेकिन फिर भी वो इतने बीमार नहीं पड़ते थे। तो वो क्या वजह है जिसकी वजह से आज हम इतने बीमार पड़ रहे हैं? वजह है वही सेम खाना जो उस टाइम पे खाते थे जब फिजिकल एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा थी। अगर कहीं किसी को जाना पड़ता था तो उसे पैदल चलकर जाना पड़ता था, घरों में मशीनें नहीं होती थी तो आटा भी खुद की चक्की से बनाना पड़ता था, घर में मेड्स भी बहुत ज्यादा नहीं होती थी तो घर का पोछा, झाड़ू पोछा और हर तरीके की जो फिजिकल एक्सरसाइजेज है वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी। इसी वजह से खाना भी बहुत आसानी से इंसान जो है वो पचा पाता था। अभी ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने अपनी लाइफ में एडप्ट कर ली है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आता है नॉन वेज। देखो जो नॉन वेज, जो मांसाहारी होता है इंसान, हम बेसिकली मांसाहार के लिए बने हैं या नहीं बने हैं ये हमारी बनावट खुद हमें बताती है। जो एक एनिमल होता है जिसको जब भूख लगती है, भूख लगने के बाद ही वो खाना ढूंढने के लिए जाता है, उसकी जो बनावट है, दांतों की बनावट अगर आप देखें तो उसके अंदर जो इंसिजन स्थित होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, जो कच्चे मांस को खाने के लिए बनाए गए हैं। अगर उनकी हम इंटेस्टाइन, आंतों की अगर स्ट्रक्चर को देखते हैं तो जो आंतें हैं वो आंतें उनकी 3 फीट की होती हैं, इंसानों की आंतें 30 फीट की होती हैं। 3 फीट के आंतों का मतलब ये है कि उस रॉ नॉन वेज को पेट के अंदर जाना है और तुरंत निकल जाना है, ना कि मनुष्य की आंतों की तरह उसे 6-6 घंटे वहां रहना है। अगर 6 घंटे जैसे कि हमारी आंतों की बनावट है, जब नॉन वेज वहां रहता है तो वहां सड़ता है क्योंकि वो हाई प्रोटीन कंटेंट होता है और प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को पचाने में हमारी बॉडी सक्षम नहीं है, बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है। वो 100% उसको नहीं पचा पाती है, उसका मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है उसे। इस वजह से वो वहां सड़ता है और सड़ने के बाद फिर वही सारी बीमारियां जो है वो आने लग जाती हैं। तो नॉनवेज जो है बेसिकली हम ह्यूमंस के लिए नहीं बना है। भगवान ने हमारी संरचना नॉनवेज के लिए नहीं करी है। हमारा भोजन नॉनवेज क्यों नहीं है? क्योंकि देखो एनिमल्स जो है वो नॉनवेज को एज रॉ मीट खा लेते हैं, लेकिन अगर हमसे कोई कहे कि भाई आप नॉनवेज को रॉ मीट की तरह खा लो तो इज दैट पॉसिबल फॉर अस? नॉट एट ऑल। व्हाई? बिकॉज रॉ खाना हमारे लिए संभव नहीं है। हम उसमें तेल मसाले डालेंगे, उसको फ्राई करेंगे, हम उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीजें ऐड करेंगे, उसके बाद ही वो हमारे लिए खाने लायक बनता है। हम उसमें चेंजेस लाते हैं, एडल्टरेशन करते हैं हम उसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो हमारा स्वाद नहीं है। हमारा स्वाद वो होता है जो हमें नेचुरल तरीके से, जो चीज जैसी है वो चीज जब हमारे प्लेट के सामने लाकर रखी जाए तो हमें अंदर से अंदर प्रेरणा मिले उसे खाने की, वो होता है हमारा असली फूड। नेक्स्ट, उसके बाद जो दूसरी चीज है, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, वो है मिल्क। जो हमें बचपन से लेकर के किसी ने ये नहीं बताया कि
मिल्क इज अ स्लो पॉइजन फॉर आवर बॉडी। जो मिल्क होता है, मिल्क, हम एनिमल मिल्क पीते हैं, हम ह्यूमन मिल्क जो होता है वो हमारे लिए बनाया जाता है तब तक जब तक कि हमारे दांत नहीं आ जाते हैं। वो उम्र होती है 2 साल की उम्र। जब हमारे दांत आने आ जाते हैं उसके बाद भगवान भी कहता है कि अब आपको दूध नहीं पीना है और अब आप सॉलिड फूड में शिफ्ट हो जाइए। लेकिन वो जो काव है जिसका बछड़ा भी 1 सवा महीने तक दूध पीता है और उसके बाद दूध छोड़ देता है, जब उसको उसके बाद पूरी उम्र दूध पीने की जरूरत नहीं है, तो हमें क्यों दूध पीने की जरूरत है? हम क्यों दूध के ऊपर इतने डिपेंडेंट हो गए हैं? क्या आप जानते हैं कि जो दूध होता है वो किसी भी एनिमल का हो, वो मेमोरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो कंप्लीटली हार्मोन्स के कंट्रोल में होती है। जो हार्मोन्स होते हैं वो उस मिल्क के अंदर मिक्स होकर के हमें मिलते हैं। जब हम वो हार्मोन्स अब मिल्क के जरिए अपने बॉडी में कंज्यूम करते हैं तो नए हार्मोन्स का एक प्रोग्रेशन हमारी बॉडी में शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे खुद के जो नेचुरल हार्मोन्स होते हैं वो बॉडी के अंदर डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। जिसकी वजह से अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो फीमेल्स में आजकल पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, यूटेराइन फाइब्रॉइड्स, ओवेरियन सिस्ट, इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखी जा रही हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से। जो मिल्क होता है, मिल्क बॉडी में जाते ही हमारे को कफ प्रोड्यूस करता है। जब छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को हम सिर्फ मदर का दूध ही देना चाहिए, 6 महीने तक तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और आप में से बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि वो सारे बच्चे जो ऊपर का दूध पीते हैं, गाय का दूध पीते हैं या किसी डिफरेंट तरीके का मिल्क का कंजम्पशन करते हैं, वो सारे बच्चे कफ कोल्ड से जल्दी ही निमोनिया उनको हो जाता है, उनको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ती है। सो मिल्क वहां पे बहुत बड़ा रोल निभाता है अपना, कि मिल्क, जो मदर का मिल्क ह्यूमन के लिए बना है, एनिमल मिल्क एनिमल के लिए बना है, हमारे लिए जो मिल्क बना है वो एनिमल मिल्क नहीं है। आप सोचिए, हम ह्यूमन लोग जो है वो ह्यूमन से हम बने हुए हैं, और ह्यूमन जो है वो अगर ह्यूमन से बने हैं तो हमें अपने आप को नरिश करने के लिए एनिमल की जरूरत क्यों होनी चाहिए? एनिमल्स जो है, एनिमल्स का मिल्क एनिमल्स के बच्चों के लिए है, ना कि हमारे लिए। हमारे लिए जो मिल्क बनाया है इस नेचर ने वो है मेव का मिल्क। जो बादाम होता है, जो अलग तरीके के जो मेवे होते हैं, वो मेव का जो मिल्क होता है, वो मिल्क हम आसानी से ले सकते हैं, हम आसानी से उसे बना सकते हैं, जो रोग का कारण नहीं होता है। और जो ये मिल्क है, हम इस मिल्क को इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि कैल्शियम हमारी बॉडी में कम हो जाएगा अगर हम इस मिल्क को नहीं लेंगे। पर हमें ये समझने की जरूरत है कि जो मिल्क का कैल्शियम होता है, वो मिल्क का कैल्शियम हमारी बॉडी बहुत कम अमाउंट में एब्जॉर्ब कर पाती है। जो कैल्शियम हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं उसका रीजन ये है कि बहुत सारा जो कैल्शियम का जो पुल है वो रॉन्ग हैबिट्स की वजह से, रॉन्ग फूड हैबिट्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, और कैल्शियम हम बहुत आसानी से अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। वो जो, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम बहुत सारे खानों को मिक्स करके एक साथ खा लेते हैं, वो एक तरीके की वजह हो सकती है, या फिर हम भूख नहीं रहने पे खाना खाते हैं, वो एक वजह हो सकती है। सो कैल्शियम के लिए जो हम दूध के ऊपर कंप्लीटली निर्भर हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम दूध के लिए निर्भर हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको दूध नहीं लेना चाहिए या आप बिल्कुल ही दूध से आप अपने आप को आपका नाता तोड़ दीजिए। थोड़े थोड़ी मात्रा में आप कभी कभी दूध ले सकते हैं, जैसे कि चाय में हो, कॉफी में हो, आप थोड़ा दूध ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ आई हूँ ये बताने के लिए कि हम डिजीज फ्री कैसे रह सकते हैं। 18 सालों की मेरी जो प्रैक्टिस है इसमें मैंने डायबिटीज, बीपी, थायराइड, इस तरीके के बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं, और मैंने जब भी उनका मिल्क बंद करवाया, गॉल ब्लैडर स्टोन के जो पेशेंट्स होते हैं उनका हमने मिल्क बंद करवाया, और आगे मैं बताऊंगी कैसे
वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हेल्पफुल होते हैं। वो सब जब हमने उनको मेडिसिन के साथ साथ जब हमने वो चीजें करी तो उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। तो हम आज ये डिस्कस कर रहे हैं कि डिजीजेस हमें क्यों होती है, क्या वो बेस्ट वेज हैं जिसकी वजह से हम क्या करें और हमें डिजीजेस ना हो। नेक्स्ट, जो बहुत सारे देयर आर लॉट्स ऑफ सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। वो कैल्शियम के जो सोर्सेज होते हैं, सबसे बड़ा सोर्स जो होता है वो होता है तिल, सफेद तिल या काला तिल। जब ठंड का मौसम आता है नवंबर से फरवरी के बीच में, तो हर किसी को तिल जरूर खाना चाहिए। ये तिल जो है पूरे साल के लिए आपका डिपॉजिट हो जाता है और कैल्शियम जो है वो पूरे साल के लिए आप उस नवंबर से फरवरी मंथ के टाइम पे तिल जो खाते हैं उससे आप पूरे साल तक अपने कैल्शियम के स्टोर को बना सकते हैं। और जो डेली बेसिस पे जो हम कैल्शियम जो कंज्यूम कर सकते हैं उसमें से कुछ चीजें हैं जिसमें बनाना आता है, अंजीर है हमारा, ऑरेंजेस है, कोकोनट है, ड्राई कोकोनट या फिर पानी वाला जो कोकोनट होता है वो भी, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। उसके बाद अनकुक्ड फूड इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी खाना जब हम पका लेते हैं तो उसमें से बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए अगर आप जो सबसे आसान और सबसे जो हेल्दी वे होता है खाना बनाने का वो ये होता है कि आप पहले खाने को बॉईल कर लें और बॉईल करने के बाद उसे बहुत ही कम ऑयल या घी में आप उसे फ्राई करें। नेक्स्ट, उसके बाद जो सबसे बड़ा जो रीजन है बीमारियों का वो है अनाज। अरे अनाज ये कैसे हो सकता है? लेकिन हाँ दोस्तों, आज मैं ये बताऊंगी अनाज जो है वो हमारे डिजीज के प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा रीजन है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पहले के जो लोग थे उनकी फिजिकल एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा होती थी। वो लोग जो हैं वो बहुत कर्मठ थे, उनका लाइफ स्टाइल ऐसा था कि वो बहुत ज्यादा श्रम करते थे, जिसकी वजह से वो किसी भी तरीके का जब भारी खाना खा लेते थे तो वो बहुत आसानी से वो डाइजेस्ट कर पाते थे। लेकिन अगर हम अपनी बात करते हैं तो कोई भी अनाज, चावल, दाल, रोटी, दलिया या फिर खिचड़ी, ये जो डिफरेंट तरीके के अनाज हैं जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम क्या करते हैं कि हम सुबह खाना खाते हैं, मान लो अनाज हमने रोटी वगैरह कुछ खा ली, उसके बाद हम 2-3-4 घंटे के बाद फिर से लंच कर लेते हैं, फिर हम इवनिंग में कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर हम नाइट में कुछ खा लेते हैं। जबकि हमारी जो बॉडी है उसे माउथ से लेकर के इंटेस्टाइन तक पहुंचने में और फिर वहां से एक्सक्रीट होने में कम से कम 6 घंटे की जरूरत होती है। हम 6 घंटे के पहले ही सॉलिड फूड खाते चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा खाना जो है वो पच तो पाता नहीं है और वहां सड़ने लग जाता है। क्या आप में से कभी किसी ने ये सोचा कि हमारे जो पेट है उसमें कीड़े कहाँ से आ जाते हैं? ये जो चिल्ड्रंस हैं उसमें वॉर्म कैसे हो जाते हैं? और बच्चे ही नहीं बल्कि आजकल तो बड़े भी इसका शिकार होने लग गए हैं कि बहुत सारे कीड़े जो हैं वो हमारे पेट के अंदर पैदा होने लग गए हैं। तो क्या हम क्या कीड़े मुंह से खाते हैं? हम कीड़े मुंह से तो खाते नहीं है। फिर ये कीड़े हमारे बॉडी में कहाँ से आ जाते हैं? उसका रीजन है खाना। जो खाना हम खा रहे हैं वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और वो वही पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो सड़ रहा है। और जैसे नाली में कीड़े पैदा हो जाते हैं जब पानी वहां पे इकट्ठा हो जाता है और सड़ता है, ठीक उसी तरीके से जब हम अपनी बॉडी में ऐसा काम करते हैं तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वर्म्स, टेप वर्म्स, राउंड वर्म्स और दुनिया भर के जो वर्म्स हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। उसके बाद फिर हमें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, जो डिफरेंट डिफरेंट बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारियों का वो रीजन होती है। क्योंकि सबको पता है कि अगर हमारा पेट स्वस्थ रहता है तो हम भी स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम आवर टमी। हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, इस बात पे हमारा स्वास्थ्य डिपेंड करता है। और डिजीज होने का रीजन है हमारा बहुत ज्यादा खाना जो कंजम्पशन नहीं हो पाता है हमारी बॉडी के अंदर से, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो चुकी है। हमारा सिटिंग जॉब अब होने लग गया है। हमारे को जो एनर्जी जरूरत होती है पूरे दिन काम करने के लिए वो बहुत कम रह गई है कंपेयर टू पहले के लोगों के कंपैरिजन में जो बहुत ज्यादा काम करते थे। जो लोग आज भी एक्टिव रहते हैं, बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि हम लोअर
क्लास के जो लोग होते हैं उनको अगर हम देखते हैं तो वो कितना भी खाना खाते हैं उनको डाइजेस्ट आराम से होता है और वो बहुत कम बीमार पड़ते हैं। उनके कम बीमार पड़ने का रीजन यही है कि उनका श्रम, उनका एक्सरसाइज बहुत ज्यादा है जो हम लोगों का नहीं है। तो एवरीबडी नीड to choose their food habits according to their work, according to their exercises needs, कि हमें पूरे दिन में क्या करना है उसके हिसाब से ही हमें सीरियल्स को खाना चाहिए। जो बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि हम सैलेड्स और फ्रूट्स को हमेशा रखें और जो हमारा जो सीरियल का पोर्शन होता है वो हम कुछ पार्ट रखें और धीरे धीरे करके हम अपने अनाज को कम करें तो हम स्वास्थ्य की तरफ अग्रसर होने लगेंगे। नेक्स्ट, जो घी एंड ऑयल होता है ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है हमारी बीमारी का। तो जैसे मैंने पहले बताया कि हम पहले खाने को हाफ फ्राई कर मतलब बॉईल कर लें और बॉईल करने के बाद हम बहुत ही कम तेल या घी में उसे जब फ्राई करते हैं तो उसका जो उसके मिनरल्स और जो उनके विटामिन्स होते हैं वो उसमें ज्यादा मात्रा में रह पाते हैं और क्योंकि बहुत कम घी और तेल का इस्तेमाल होता है तो वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। जो हम फ्राइड फूड खाते हैं उसकी वजह से हमें बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। वो प्रॉब्लम्स सीरियस बार्डनेस हो सकती है, उसकी वजह से हमारे बीपी, शुगर, आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट डिजीजेस, जॉइंट्स पेन, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम बहुत ज्यादा घी और तेल का कंजम्पशन करते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी बात है कि हम जो नेक्स्ट हमें जो सॉल्ट है अपना, उस सॉल्ट पे भी ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर हम अपना सॉल्ट बदल दें, अगर हम अपने जो टाटा सॉल्ट है उसको सिर्फ हम सेंधा नमक से अगर चेंज कर देते हैं तो उससे भी हमारी डायबिटीज और शुगर और बीपी जो है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। आइडियली हमें किचन में सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि नॉर्मल टाटा सॉल्ट का। जो हमारे लिए जो आइडियल फूड है वो फूड है जो देखते के साथ हमें लगे कि हाँ हमें खाने की हमें अंदर से अंदर प्रेरणा हो उसे खाने के लिए। हमारा जो फूड है वो भगवान ने ऐसा बनाया है जो बहुत ब्यूटीफुल है और उसमें सुगंध होती है, उसमें बहुत अच्छा टेस्ट होता है और वो रेडी टू ईट होता है कि उसमें हमें किसी प्रोसेस की जरूरत नहीं होती, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता कि आज अगर गैस नहीं है तो हम वो खाना नहीं बना पा रहे हैं, अगर आज हमारे पास कोई कुक करने वाला नहीं है तो हम आज खाना नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास अगर समय नहीं है तो हम आज खाना नहीं खा पा रहे हैं। वो हमारा खाना नहीं है। हमारा खाना जो भगवान ने, जो नेचर ने बनाया है वो बहुत ही खूबसूरती से उसने इस नेचर में हमें दिया है, जो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स एंड स्प्राउट्स। अगर हम इनको अपने मील्स में लेते हैं तो हम डिजीज से बहुत ज्यादा दूर रह सकते हैं। नेक्स्ट, जो हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइट है। क्यों इंपॉर्टेंट डाइट है? क्योंकि वो हाईली वाटर कंटेंट होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसके अंदर जो वाटर होता है वो वाटर सेम हमारे बॉडी के जो वाटर कॉम्बिनेशन है 70 to 75 के बीच में वेरी करता है। ठीक उसी तरीके से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो भी इतने ही वाटर कंटेंट में होते हैं। उसके बाद अगर जब हम इन फ्रूट्स को लेते हैं तो क्योंकि हम हैवी खाना नहीं खा रहे हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो मेटाबॉलिज्म में ज्यादा काम नहीं आ रही है, तो वो ज्यादा हमारे माइंड वर्क में काम आती है। जो लोग सिर्फ वेजिटेबल और फ्रूट्स की डाइट में रहते हैं उन लोगों को ये पता है कि वो कैसे अपना काम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से कर पाते हैं। जो 4 घंटे का काम है वो 1 घंटे में कर पाते हैं और दैट टू वेरी एनर्जेटिकली वो पूरे दिन चल पाते हैं जब वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की डाइट्स पे रहते हैं। जब हम इन डाइट्स पे रहते हैं तो हम स्पिरिचुअली भी अपने आप को ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो शिव शक्ति, जो 2 एलिमेंट्स होते हैं, शक्ति जो हैवी एलिमेंट्स होती है हमारी अर्थ से कनेक्टेड होती है, वो हमारी कम होने लग जाती है और शिव शक्ति जो होती है, परमात्मा से हमारे जुड़ने की जो शक्ति होती है, वो हम उसकी तरफ मूव करने लग जाते हैं। हमारा इंट्यूटिव पावर बढ़ जाता है, स्पिरिचुअली हम बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं जब हम ये हाईली वाटर कंटेंट फूड्स खाते हैं जो हमारे लिए बने हुए हैं। नेक्स्ट,
एंड स्प्राउट जो होते हैं वो स्प्राउट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड होता है। अगर आप चने को एज इट इज खा लेते हो तो वो हमारे पेट में जाकर के हैवी हो जाता है, हमें बहुत आसानी से उसे हम नहीं पचा पाते, हमारी बॉडी नहीं पचा पाती। लेकिन अगर हम उसे स्प्राउट करके खाते हैं, मूंग है, मूट है, दालें हैं, जैसे आपको पता है कि डायबिटीज में भी अगर हम मेथी को अंकुरित करके खाते हैं तो बहुत लाभकारी होता है। ठीक उसी तरीके से जो स्प्राउट होता है वो भी, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड होता है और प्रोटीन इज द बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, तो प्रोटीन का भी सेवन करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए स्प्राउट्स के फॉर्म में आप प्रोटीन का सेवन करें, दैट इज द बेस्ट प्रोटीन विच वी कैन टेक। दो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड उसके अंदर होता है, मैंने आपको बताया, और वही बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। उसके बाद होता है ड्राई फ्रूट्स। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स जो मेवे हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बनाए गए हैं। अब एक कॉस्ट इफेक्ट आता है कि भाई हम बहुत ज्यादा जो मेवे होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं, हर किसी के लिए खाना संभव नहीं होता है। लेकिन आप जो बहुत सस्ते मेवे हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो कोकोनट है, कोकोनट इज अ चीप ड्राई फ्रूट, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो सीड्स होते हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं या फिर डिफरेंट तरीके के जो सीड्स होते हैं वो भी सस्ते होते हैं, उनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स एंड सीड्स दे आर एक्चुअली फॉर द ह्यूमंस, बिकॉज वो देखो हमें उसे प्रोसेस नहीं करना होता, वो हमारे नेचर में ऐसे ही बना हुआ है और वो जैसे आता है तो हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारा जो टाइम है वो भी बच जाता है। हमें जब जहां मन करे, जब भी हमें भूख लगे, जैसे मैंने कहा कि भूख के बिना खाना नहीं खाना चाहिए, यस, मूंगफली भी एक उसमें हम ऐड कर सकते हैं। सो हम अपने साथ ये कैरी कर सकते हैं आसानी से। और जब भी हमारा शरीर कहे कि भूख लगी है और मैं खाना पचाने के लिए तैयार हूँ, आपने अपना डब्बा निकाला और आपने खा लिया। तो ये बहुत ही आसान तरीके हो जाते हैं और इससे हम डिजीज से भी बच सकते हैं। उसके बाद होता है कि मैंने बताया कि अगर मिल्क हम नहीं लेंगे तो हम कौन सा मिल्क लेंगे, तो हम ड्राई फ्रूट्स का हम मिल्क लेंगे, और मदर मिल्क बिफोर 2 years। उसके बाद फर्मेंटेटेड जो फूड होता है, जैसे इडली डोसा जो साउथ इंडिया में बनाया जाता है, वो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। फर्मेंटेड फूड जो होता है वो आप कंज्यूम कर सकते हो। अगर मैं साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की बात करती हूँ तो जो डिजीजेस का जो पैरामीटर है वो यहाँ बहुत जो उनकी जो वॉल्यूम है, डिजीज की जो वॉल्यूम है, हाइपरटेंशन की, डायबिटीज की या फिर हार्ट डिजीजेस की, वो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है और साउथ इंडिया में कम है। क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया में जो बेसिक फूड जो वो लोग यूज करते हैं, दैट इज द फर्मेंट फूड, जो उनको इडली डोसे उत्तपम और इन चीजों में वो लोग साउथ इंडिया जिसे कहते हैं उसमें वो लोग इस्तेमाल करते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ओनली वन थिंग, कि एक समय में हम एक ही खाना खाएं। आप इनमें से कोई भी फूड ले, लेकिन एक भोजन को, एक तरह के भोजन को आप एक समय खाएं, और साथ में सैलेड एंड फ्रूट्स आप जरूर रखें। और जो जैसे कि बहुत सारे डायबिटीज वगैरह के जो पेशेंट्स हैं जो मैं ट्रीट करती हूँ, उनको मैं एक मील प्लान दे देती हूँ। उसके हिसाब से बहुत इजी मील प्लान होता है कि भाई आपने वेजिटेबल, स्प्राउट्स और फ्रूट्स को खाना है। मॉर्निंग में आप जो है वो फ्रूट्स और सिर्फ फ्रूट्स खाएं। क्यों? क्योंकि फ्रूट जो होता है वो क्लिनजिंग के काम आता है। पहले आपकी बॉडी जो होती है वो क्लीन अप हो जाती है जब हम फ्रूट्स खाते हैं। तो उसके बाद जो लंच होता है, लंच में हम स्प्राउट्स और वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हैं, और इन दोनों के बीच में हम सफेद पेटे का जूस ले सकते हैं या फिर कोई भी ऐसी वेजिटेबल होती है, मिक्स फ्रूट्स का वेजिटेबल जो जूसेस होता है वो हम कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद जो नाइट का जो हमारा डिनर होता है, इसमें भी बेसिकली हमें स्प्राउट्स ही लेने चाहिए। और अगर हमारा बहुत मन करे तो हम एक आधा चपाती उसमें ले सकते हैं। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स डायबिटीज के सिर्फ इसी डाइट से ठीक कर दिए हैं। मेडिसिन तो सिर्फ एक हेल्पिंग की तरह काम करती है, लेकिन एक बार जब आपकी बॉडी इन मैकेनिज्म्स के द्वारा अपने आप को हील करना सीख जाती है तो फिर बॉडी को किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज जो बॉडी है वो इटसेल्फ इज वेरी इंटेलिजेंट और उसे पता है कि मुझे अपने आप को कैसे हील करना है। हम इन सारी चीजों का सेवन बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन 30-35 सालों तक हमारी बॉडी जो है वो अपने आप को टॉलरेट करती रहती है। हमारे
हमारे को स्वस्थ बनाए रखती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब वो भी टूट जाती है और फिर उसमें से सिम्टम्स जो है वो आने लग जाते हैं। तो डायबिटीज या बीपी की अगर मैं बात करूं और लोग अगर सिर्फ ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की डाइट्स पे अनाज के बिना अगर कंप्लीटली 1 मंथ के लिए भी फॉलो कर लेते हैं तो हाई से हाई शुगर भी उनकी नॉर्मल हो जाती है। और जैसे हम कहते हैं कि भाई 90 डेज तक अगर हम किसी भी चीज को फॉलो करते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है वो उसके लिए एडप्ट कर जाती है और बहुत आसानी से हम फिर आगे भी चल करके उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। सो दिस वाज माय प्रेजेंटेशन। अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। पंकज जी। यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छे से समझाया मैम आपने सब कुछ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, शेख आसमा जी ने अपना सवाल हैंड रेज किया है। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू, वेरी गुड आपने मॉर्निंग। बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन अभी अभी छोटा बच्चे के लिए डाइट के लिए मुझे कंसल्ट करना था कि हम बेबी के लिए तो करते हैं लेकिन हमारा बच्चा खाता ही नहीं है, तो उसके लिए हम कैसा करेंगे? जैसा वो दूध, आपने बोले दूध नहीं देना है उनको, तो और वो फ्रूट्स भी नहीं खाता है, तो उसे कैसे मेंटेन करेंगे कि उसके हेल्दी रह सके, उसको डिजीज फ्री रह सके? आप ये बताएं कि वो कितना बड़ा है? वो 7 इयर्स का है, तो वो कुछ ही नहीं खाता है। मैं उसको दूध देती हूँ, जबरदस्ती उसको खिलाना पड़ता है। बस मेरे को बोलता है दूध दे दो या तो अंडा दो, ये दो ही चीज बोलता है मेरे को, और बाकी कोई चीज बाहर की कोई भी चीज नहीं खाता, यानी चिप्स वगैरह है वो भी उसे पसंद नहीं है। तो उसमें देखो उसको ये कैसा मेंटेन करना चाहिए? देखो ये जो चीजें है ना, ये बचपन से हम आदतों के साथ बच्चों को देते हैं। जैसे कि अभी 7 इयर्स का है, अगर हमने उसे बचपन से आदत लगाई होती तो वो बहुत आसानी से चीजों को कंज्यूम कर पाता, लेकिन क्योंकि उसे बचपन से आदत नहीं है इसलिए इस टाइम पे आकर के वो उस चीज को नहीं खा पा रहा है। जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप उसका थोड़ा थोड़ा करके पोर्शंस बढ़ा सकते हैं। जैसे एग है तो जो ठीक है, अभी फिलहाल उसे एग पसंद है तो आप उसे एग दे दीजिए, लेकिन कोई तो ऐसा फ्रूट होगा जो उसे पसंद होगा, कोई ऐसी चीज होगी। देखो वो ना प्रोटीन जो एग होता है वो ज्यादा प्रोटीनस फूड होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि एग खा लेने के बाद आपके पेट में उतनी भूख नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वहां पे जाकर के खाना हैवी हो जाता है, ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता बिकॉज हाई प्रोटीन होता है। सो एग अगर आप उसे कम एग देना शुरू करोगे तो उसे अपने आप अंदर से जो है वो भूख खुलेगी। एक बार जब उसकी भूख खुलने लग जाएगी, आप एग कम दोगे उसे। देखो एग और मिल्क ये दोनों ही मैंने बताया कि दिस इज नॉट फॉर अस। तो मिल्क और एग आप दोनों दे रहे हो, इस वजह से उसकी भूख जो है, जो नेचुरल, जो आत्म प्रेरणा वाली जो उसकी डाइट है वो नहीं मिल पा रही है, उसे भूख नहीं लग रही है। सो एग और जो दूध है वो मांगता जरूर है, लेकिन आप उसकी मदर हो, आप इंटेलिजेंट हो, आपको पता होना चाहिए कि कैसे उससे उसे कन्वर्ट करके आप कुछ दूसरी चीज के अंदर थोड़ा सा उसे डालो। मिल्क और जो अंडा है उसे कहो कि आज मार्केट में नहीं मिला, अवेलेबल नहीं था, मैं गई थी, मुझे नहीं मिला, बेटा आज ये खा लो। और जब उसे भूख लगेगी ना तो आप देखोगे कि आप जो भी उसे दोगे वो खाएगा। खाने के लिए भूख जरूरी होती है, खाने के लिए आइटम जरूरी नहीं होता है। वो बच्चा इससे नहीं खा पाता क्योंकि उसे भूख नहीं है, अंदर से उसे भूख नहीं है। उसकी भूख को जगाना जरूरी है आपके लिए, हाँ राइट? ये तो बात है, अब भूख ही नहीं लगती उसके लिए। मैं बोली आपका अगर नंबर रहेगा, कभी कुछ ऐसा कंसल्ट करना रहेगा तो आपका नंबर है। I will share in the group. I will share in ओके this ओके। group. Okay? उसको खेलने के लिए फुटबॉल खरीद के दे दीजिए, खेलने में रुचि बढ़ाइए, जब एनर्जी खत्म होगी तो वो इसे खाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी इसको अभी ऐसा टाइमिंग शेड्यूल रहता है, स्कूल है, ट्यूशन है, पूरा टाइम चले जाता है कि बच्चा को खेलने का मौका मिलता है। सर अभी अपन लोग अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं बोल के अभी मॉर्निंग में कर रहे हैं, हम नहीं तो हम भी नहीं करते थे वो तो। यही तो टॉपिक था आज का, यही तो टॉपिक था आज का कि हम जिस लाइफ स्टाइल में हैं उसके बाद भी हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज करके अपने डाइट में। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आदमी आदमी गोली। जी पंकज जी, और किसके सवाल है? निखिल शर्मा जी, अनम्यूट हो जाइए। मॉर्निंग संगीता जी, वेरी मैं गुड एक्चुअली मॉर्निंग। आपसे पूछना चाहता हूँ कि निखिल जी अनम्यूट हो जाइए।
आपकी आवाज क्लियर हेलो। नहीं आ रही। हाँ जी बताएं। हाँ जी, आइडियल एडल्ट की डाइट क्या होनी चाहिए? एडल्ट की आइडियल डाइट मॉर्निंग से लेकर नाइट तक। हाँ, जैसे मैंने आप पहले भी बताया कि जो मैंने सारा आपको एक्सप्लेन करा, उसमें आपने ये देखना है कि आपका वर्क लोड कितना है, आपको कितना एनर्जी कंजम्पशन की जरूरत होती है। अगर आपको लगता है कि आप 9 to 6 के ऑफिस सिटिंग जॉब में हैं, तो आपको सिर्फ 1 टाइम सीरियल खाना चाहिए, अनाज खाना चाहिए। और जो मैक्सिमम जो खाना है, देखो मैं ना कोई डाइट प्लान नहीं बताती कि भाई आपको मॉर्निंग में ये खाना है या आफ्टरनून में ये खाना है। नो, नो डाइट प्लान। इट इज लाइक एक मोटा मोटी बात है कि आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, ड्राई फ्रूट्स ये खाना है। क्या नहीं खाना है वो है मिल्क, मिल्क से बनी हुई चीजें, घी तेल कम खाना है, और आपको नॉनवेज कम खाना है, सीरियल कम खाना है, बस। और अगर आपको भूख लगे, सचमुच में अगर आपको अंदर से भूख लगे, तो आप कुछ भी खाइए, वो आपका डाइजेस्ट हो जाता है, बट बिना भूख के कभी भी खाना मत खाइए। ओके। प्रकाश पटेल जी। यस, गुड मॉर्निंग संगीता मैम। आज का सेशन, या मैम आज का सेशन बहुत ही मतलब अच्छा रहा। काफी सारी चीजें हम जानते हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, सो धन्यवाद आपका। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है मैम कि जैसे आपने बनाया कि हमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को अवॉइड करना चाहिए, राइट? बट जैसे नॉनवेज नहीं खाते, उसके लिए मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन हमेशा मिल्क को ही माना गया है कि मिल्क लेने से बॉडी को प्रोटीन मिलता रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी पॉइंट नंबर 1 ये है, और उसको किस तरह से करें। सेकंड पॉइंट है कि आपने बोला कि वेजिटेबल एंड फ्रूट्स मैक्सिमम खाने चाहिए, ठीक है? बट आप जानते हो कि आज की मतलब जिस सिनारियो, पहले की बात करें और आज की बात करें, तो इवन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में भी मिक्सिंग होता है। जो उसके जो सीड्स होते हैं वो पूरे हाइब्रिड हो गए, पेस्टिसाइड का इतना यूज हो रहा है। सो काफी बार हम बीमार व्यक्ति को भी वो फ्रूट्स खिलाते हैं ना, तो वो कभी कभी लगता है कि उसको इलाज करने, उसको फायदा करने से ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि वाटरमेलन में भी आप देखते हो तो इंजेक्शन लगा के वो सैकरिंग का करते हैं, फ्रूट्स में भी काफी ऑल्टरेशन हो रहा है। तो इस केस में हम किस तरह से करें? क्योंकि देखिए आपने वो बोला कि ग्रेन्स वगैरह में कुछ बॉडी को वो होता है, बट एटलीस्ट उसको मान सकते हैं कि हाँ भाई वो प्योरिटी तो है। तो इसमें आप थोड़ा सा गाइड करेंगे किस तरह से, आपका ओपिनियन क्या है? देखो, हमारी जो बॉडी है, बॉडी बनी सीरियल्स के लिए नहीं है, प्रोटीन्स के लिए नहीं है, वो बनी है हमारी वेजिटेबल्स के लिए और फ्रूट्स के लिए, जैसे मैंने बताया। अब जो भी हमारे आसपास इतने जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं, हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए उनका, कि जो भी अवेलेबल है हमारे पास, वो ही अवेलेबिलिटी अगर हमें तो अभी वो यूज करना पड़ेगा। और अगर देखो, बहुत सारा मार्केट ऐसा होता है जिसमें कम केमिकल पेस्टिसाइड्स के भी ऑर्गेनिक फूड्स आजकल आ गए हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आ गए हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके अलावा बेस्ट तरीका तो ये कि आप खुद की सब्जियां उगाओ, आप खुद के वेजिटेबल्स और फल उगाओ। ये सबसे अच्छा, आसान और अच्छा तरीका हो जाता है ना? क्यों? क्योंकि देखो, आपको ही पता है कि जैसे सदगुरु कहते हैं कि 60 इयर्स में जो सॉइल है, वो सॉइल जो है वो खत्म होने वाली है, उसका जो न्यूट्रिशन है वो खत्म होने वाला है। तो बेस्ट तो यही है कि आप उन नियमों का पालन करें और आज से अपना एक गोल बनाए। अगर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स बहुत फ्रेश चाहिए तो हम अपने खुद की बागानी करें और हम आराम से उससे यूज कर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और परम स्वस्थ, जिसे परम स्वास्थ्य कहते हैं, उसे हम अटेंड कर सकते हैं, है ना? राइट मैम, सो थैंक यू वेरी मच। बट यहाँ पर एक वन मोर क्वेश्चन कि जैसे आपने बोला कि घी एंड ऑयल, तो वही मेन मतलब रीजन होता है अपना ये कोलेस्ट्रॉल उसके लिए, कि और भी कोई रीजंस हो सकते हैं? देखो, रीजन सारे होते हैं, जो भी मैंने रीजंस बताए, सीरियल इज वन ऑफ द रीजन। क्यों? क्योंकि खाना जब वहां पे पड़ा रहेगा, सड़ेगा, तो वो हमारे हर एक सेल को डिटॉक्सिफाई नहीं करेगा, वो हमारे हर एक सेल में पॉइजन केमिकल, एक ऐसा एक कालापन दे देगा जिसकी वजह से वो डिजीज में, स्ट्रेस में आ जाएगी, डिसईज में आ जाएगी, राइट? तो सीरियल भी वन ऑफ द रीजन, मिल्क इज ऑल्सो द रीजन, द नॉनवेज इज ऑल्सो द रीजन, ऑल आर द रीजन ऑफ एनी ऑफ द डिजीज। कोई भी ऐसा पर्टिकुलर रीजन नहीं है, हर एक रीजन है। घी तेल आप खाते हो, फ्राइड चीजें खाते हो, फ्राइड कर रहे हो, उसे कुक कर रहे हो, ज्यादा कुक कर रहे हो, तो उसमें से मिनरल और विटामिन जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और हम जब उसे कंज्यूम करते हैं तो एक्चुअली हमारी बॉडी जो है वो बनी तो है नहीं सीरियल और प्रोटीन के लिए, वो भी हम खाए जा रहे हैं। और जो थोड़ा बहुत केमिकल, उसके जो भी मिनरल्स और विटामिन उसके अंदर होते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर अच्छा स्वस्थ रहता है, वो भी खत्म कर दे रहे हैं। तो व्हाट वी आर ईटिंग नथिंग। जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए वो खा रहे हैं, और जो खा रहे हैं वो भी पूरा नहीं खा रहे हैं।
Got it, ma'am. Thank you. Thank you. One wonderful session, ma'am. Thank you. More power to you, ma'am. Yeah. Thank you. Anybody else? हाँ शुक्ला जी। हाँ मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। Thank ये you, Shikla सेशन ji. के लिए बहुत कुछ जानकारी मिली। और Thank you. हम कुछ लोगों का क्वेश्चन था, जैसे अभी पटेल जी ने कहा कि हमारे सामने जो पेस्टिसाइड का यूज है, देखिए हम पेस्टिसाइड तो चूज ही कर रहे हैं, हम पेस्टिसाइड अनाज का चूज कर रहे हैं, ना कि फल का। तो आपको बता दें, जो ग्रीन वेजिटेबल है या फल है, इसमें बहुत ज्यादा फाइबर और पानी रहता है। तो जब हम इसको यूज करते हैं, खाते हैं, तो ये जो फाइबर है वो पेस्टिसाइड को, मैक्सिमम पेस्टिसाइड और केमिकल को लेके शरीर से बाहर निकल जाता है, अगर रॉ रूप में हम यूज कर रहे हैं। लेकिन वही साग को जब हम पका दे रहे हैं, वही धनिया को, टमाटर को जब हम पका दे रहे हैं, तो पकाने से क्या हो रहा है कि पेस्टिसाइड मजबूत हो रहा है और उसका फाइबर और उसके अंदर का जो नेचुरल गुण है वो कमजोर हो रहा है। लेकिन अगर हम रॉ रूप में ले रहे हैं तो केमिकल का कोई वो नहीं है। एक है गुजरात के बीबी चौहान, जिन्होंने न्यू डाइट सिस्टम यूज किया का मतलब शुरुआत की। तो वो क्या कि एक बार अंगूर के बाग में गया, उनके सामने उस पर पेस्टिसाइड छिड़का गया और 50 लोग थे। वो कहने कोई कुछ भी को धुलना नहीं है, वैसे ही खाना। कहने हम सभी लोगों ने वैसे ही खाए और किसी को उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ना सर दर्द, ना बदन दर्द, ना पेट दर्द। क्यों? कि जब रॉ फूड रॉ रूप में खाएंगे तो वो बाहर लेके निकल जाएगा। दूसरी चीज, जैसे फल है या और चीज, उसको कुछ देर अगर हम पानी में 1 घंटा 2 घंटा भिगा देते हैं तो वो सारा का सारा ज्यादातर केमिकल निकल जाता है, और जो कुछ उसके अंदर है वो खुद लेके निकल जाएगा, क्योंकि फाइबर ये टॉक्सिन्स को अपने में एब्जॉर्ब करता है और शरीर के बाहर निकलता है। और जब हम उसी को पका देते हैं तो वो शरीर में रुकता है। ये समझने की बात। दूसरी, जो मैम ने कहा कि हम अपने घर में, जैसे अभी एक लोगों का था कि हम रहते हैं अपार्टमेंट में, कहीं नहीं, गमले में आप अपने काम भर को धनिया पत्ती, ये पालक, ये सब उगा सकते हैं कि जिनसे आपका हेल्थ सही रहे, मूली से लेके ये सब तक चीजें। और कुछ चीजें जो बाहर से है तो उसके लिए हर चीज में, जैसे पटेल जी ने कहा तरबूज में मिला देते, लेकिन खीरा में तो नहीं मिला रहा, खरबूजा में नहीं मिला रहा। मत खाइए तरबूज, आपको शंका लगता है। आप खीरा खाइए, आप ये क्या बोलता है ककड़ी खाइए, आप खरबूजा खाइए, आम खाइए, ये सब खाइए ना, तरबूजा से दूरी हो जाइए। या उस दुकान का चयन करिए कि जहाँ नेचुरल वे में मिल जाएगा, आसपास के खेत में पहुंच जाइए, तो लोकल पैदा होता है। देखिए, लेकिन बहुत अच्छा रहा। और हेल्थ की जिम्मेदारी, सबसे बड़ी दिक्कत हमको लगती है कि आदमी स्वस्थ होना चाहता है लेकिन कुछ करना नहीं चाहता। वो सोचता है एक टैबलेट ऐसी मिले कि सब कुछ हो जाए। इसकी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू शुक्ला जी। कृतज्ञ व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है। ट्रू। हृदय जश्न मनाता है। मधुकर जी, आप राजपाल जी का ले लें, फिर मैं बात करता हूँ। थैंक यू मैम। मैंने काफी क्वेश्चंस वो सॉल्व हो गए, प्रकाश जी ने पूछ लिया। मैं भी वही चीज पूछना चाह रहा था। पर बच्चों में जो हैबिट है, आजकल जो बच्चे हैं मैक्सिमम वो मतलब फास्ट फूड या टिफिन जो हम दे रहे हैं उसमें वो ऑयल या घी या मिल्क तो बहुत ज्यादा दे रहे हैं। तो उससे मतलब उनके लिए क्या रिप्लेस करें कि ऐसा कि वो उसमें उनको हो पाए, खासतौर से बच्चों के लिए। यार देखो, हम ना पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के अंदर कंट्रोल की पावर होती है। हम बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमें पता है कि हम किस एक्सटेंट तक जाकर के हमें अपने बच्चों को कंट्रोल करना है। दूसरा ये है कि हम घर में एक ऐसा माहौल पैदा करें जिसमें हमारे फास्ट फूड की एंट्री बहुत कम हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे यहाँ पिज्जा साल में 1 बार आता है। मैंने बचपन से कभी ये सिस्टम ही नहीं बनाया। बर्गर जो है वो 3-4 महीने में कभी 1 बार बनता है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाने लग गए, वहां पे उन लोगों को पता चलती नई नई चीजों के बारे में। अगर मैं खुद की बात करूं तो मैंने आज तक कभी जो मोमोज जैसी कोई चीज बनी है दुनिया में, मैंने कभी खाया नहीं, मुझे नहीं पता वो होता क्या है। तो ये एक सिस्टम डेवलप करने की बात है। हम अपने आप को जैसे हैबिट्स में ढालते हैं, ठीक उस तरीके से हैबिट की बात है कि बचपन से लेकर के हम अपने घर के माहौल को ऐसा बनाएं, हम अपने किचन को ऐसा बनाएं जिससे बच्चे भी यूज्ड टू हो जाए।
जाए। और जब वो डिमांड करे तो हमें डिमांड एंड सप्लाई जरूरी नहीं है कि वो जितना डिमांड करे हम उतनी ही सप्लाई करनी है। नो, वी हैव टू सी कि हमें कितनी सप्लाई करनी है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ है, वो बच्चे डिजीज फ्री कैसे रह सकते हैं, वो हमें सोचना है कि हमें सप्लाई नहीं करना। लेकिन हाँ, ये भी जरूरी है कि वो कुछ मांगे तो हम बिल्कुल नो नहीं कह सकते। तो आप 2-3 महीने में, ठीक है बेटा 2-3 महीने में आप कर सकते हो, तो आप एक टाइम बांध लीजिए, तो आप उसे दे सकते हो। जैसे मैं जो हूँ बाहर का, अगर कोई भी चॉकलेट टॉफी कुछ भी है, ओनली ऑन सैटरडे, only on Saturday evening when I come back from the clinic, मेरे पास कुछ ऐसा होता है जो आउटसाइड होता है, मतलब हफ्ते में एक बार ही मेरे घर में आउटसाइड फूड अवेलेबल है। तो ये नियम की बात है कि हम कैसे अपने घर को एक नियमबद्ध तरीके से रखते हैं, चलाते हैं हम उसे, है ना। एक इसमें कहेंगे कि जैसे ऑफिस वर्क हम सभी का रहता है, जैसे मेरा भी है, तो सिटिंग ज्यादा रहती है, हम इतना मतलब वर्क नहीं कर पा रहे हैं। अभी शुक्ला जी का धन्यवाद है, कुछ तो एक्सरसाइज करवा रहे हैं, बाकी दिन में नहीं होता है। तो हमें ज्यादा मतलब क्या थोड़ा सा उसमें क्या ऐड करें हमारे फूड्स में ताकि वो हेल्दी रहे? सी वेजिटेबल एंड सैलेड्स, सैलेड मतलब वही वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ज्यादा मात्रा में मॉर्निंग में आपने फ्रूट्स खाना है। आप ना एक हफ्ते इसे फॉलो करके देखो, मॉर्निंग में जब आप सिर्फ फ्रूट्स खाओगे ना, आप पूरे दिन कितने एनर्जेटिक रहोगे। हमें बीच बीच में भूख जरूर लगेगी, क्योंकि अभी हमारे इंटेस्टाइन्स की जो कैपेसिटी है वो हमने बहुत बढ़ा ली है, बहुत ज्यादा खाना खा करके। जब हम थोड़ा थोड़ा करके उस पोर्शंस में से कम करने लग जाएंगे, फिर हम ये देखेंगे कि हमें बहुत ज्यादा भूख नहीं लगेगी। और अगर हमें भूख लगे भी तो हमें कोई खीरा, ककड़ी, कोई ऐसी नेचुरल चीज खा लेनी है। और जो हम खाना ऑलरेडी अभी खा रहे हैं इन फॉर्म ऑफ सीरियल, दालें, उसमें से मिक्सिंग खाना नहीं खाना, वन खाना खाना है। या तो आप दाल राइस खाएं, या फिर आप चपाती और सब्जी खाएं, राइस भी, दाल भी, वो दही भी, और सब चीजें आप एक साथ खा रहे हो, नहीं, वन थिंग एट वन टाइम। अभी के लिए स्टार्ट, क्योंकि देखो हम इतने सालों तक जिस डाइट में रहे हैं वो एकदम से तो हम नहीं छोड़ सकते। स्लोली स्लोली वी कैन इम्प्रूव। व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐड, कीप्स ऑन एडिंग द सीरियल्स, like मतलब keeps on adding the vegetables and fruits into our diet, and थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो सीरियल्स का है वो हमें ओमिट करते रहना चाहिए। अगर आज हम 4 रोटी खा रहे हैं तो 4 रोटी में से हम 3 रोटी करें, फिर हम 15-20 दिनों के बाद 2 रोटी करें, फिर हम 1 रोटी करें। इस तरीके से धीरे धीरे करके हम उस डाइट में से सीरियल्स को कम करना शुरू करें और वेजिटेबल्स इसको ऐड करें। उसके बाद बहुत सारी चटनीज का आप सेवन करो। देखो लहसुन की चटनी होती है, वैसे ही फैटी लीवर खत्म कर देती है। मैं तो किसी पेशेंट को देती नहीं, जो भी कोई फैटी लीवर का पेशेंट आता है मैं कहती हूँ लहसुन की चटनी खा लो, ठीक हो जाओगे। क्योंकि जो आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा में भी लहसुन की टैबलेट बनी हुई है, जो खाते हैं लोग तो उनका फैटी लीवर ठीक हो जाता है। तो जब लहसुन हमें रॉ फॉर्म में भगवान ने दी है तो हमें खानी चाहिए ना। हाँ, तो मॉर्निंग लहसुन की चटनी आप ले लो, धनिया की चटनी लो, पुदीने की चटनी लो, ये सारे अनकुक्ड फूड है। नारियल की चटनी बनाओ, ये सारे अनकुक्ड फूड है। जैसे साउथ इंडिया की मैंने बात करी, साउथ इंडिया में भी सांभर के साथ अगर आप देखो 3-4 प्रकार की चटनी होती है, वो उनके हेल्थी रहने का रीजन है, चटनियां। थैंक यू मैम। एक चीज और ऐड करनी थी कि जैसे मुझे वेट गेन करना है तो काफी लोग कहते हैं वो प्रोटीन्स के जो आते हैं कुछ कंपनीज का, ये प्रोटीन का डब्बा है, इसको आप इवनिंग में लो मिल्क के साथ, तो वो क्या यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ये कह रही हूँ कि आपको नेचुरल प्रोटीन भी नहीं खाना चाहिए, तो डब्बे वाली प्रोटीन तो भाई फिर बात ही क्या रहती है। जो पता है कितने सारे लोग स्किन की बीमारियों को लेकर के आते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं लोग, जिम में प्रोटीन स्टार्ट कर देते हैं। प्रोटीन स्टार्ट करते ही 3-4 महीने के बाद मैंने कितने केसेस देखे, ल्यूपस हो जाता है जी, डर्मेटाइटिस हो जाती है, लंबर स्पॉन्डिलोलाइसिस हो जाती है, उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, आईबीएस हो जाता है। तो ये प्रोटीन जो है वो तो नेचुरल फॉर्म में भी हमारी बॉडी के लिए नहीं बना हुआ है। तो हम कैसे सोच सकते हैं डब्बे वाला कोई प्रोटीन खाने का? कोई भी डब्बे वाला प्रोडक्ट तो बिग नो है, बिग नो। यहाँ तक कि सॉस से, और जो हम आजकल ब्रेड के ऊपर बड़ा पीनट बटर लगा रहे हैं और बड़ी बटर चीजें लगा रहे हैं, वो बटर नहीं है, वो हमारी डिजीज को बटरिंग कर रही है और कुछ नहीं कर रही। थैंक यू मैम, बहुत नॉलेज दिया आपने, बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू राजपाल जी। मैम एक बात बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पर, आपकी एनर्जी जो है ना बहुत जबरदस्त है। जितने भी ट्रेनर्स आए यहाँ तक, सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी दिख रही है। आपको पता है मैं एनर्जी मेडिसिन पे डील करती हूँ। वो एनर्जी हमेशा मेरे साथ चलती है। आई टीच पीपल अबाउट एनर्जी, आई टीच पीपल अबाउट ईच एंड एवरी एनर्जी ऑफ आवर लाइफ।
जैसे आप लोग जो काम कर रहे हैं वो एनर्जी पे मैं दिन भर काम करती हूँ, तो मेरी एनर्जी तो हाई रहेगी, क्योंकि वो तो मेरा वर्क है, वो तो मेरी स्किल्स है। यस धन्यवाद मैम। मधुकर जी। थैंक यू मधुकर जी। मुझे पता है क्योंकि मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ मैम से मेरी मैसेज के लिए, एनर्जी हीलिंग से लेके और सारी जो भी चीजें हैं होम्योपैथी बहुत ही शानदार। जो आप कह रही हैं वो आप कर रही हैं, मतलब आपकी बातों और आपकी एनर्जी और सब चीजों में कोई फर्क नहीं है, कोई कहीं पे भी ऐसी कोई आज के पूरे टॉपिक के अंदर मेरा हिसाब से बहुत ही अल्टीमेट तरीके से आपने चीजें बताई। जो आप जी रही हैं वही आपने बताई है, जो आप कर रही हैं वही आपने बताई है। और बाकी जो सबसे बड़ी चीज है आदत की जो है ना, वो आदतें तो हमें सुधारनी पड़ेगी। हाँ बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है यार। हम डिजीज के लिए नहीं बने हैं, लेकिन एक मेडिसिन, एक डिजीज के लिए एक मेडिसिन खाता है इंसान, और फिर न जाने कितनी मेडिसिन और खानी पड़ती है। तो वी हैव टू बी वेरी अवेयर। ये मेडिकल फील्ड जो है ये एक बहुत बड़ा एक गिरोह बन चुका है, ऑल ओवर वर्ल्ड में गिरोह बन चुका है। इतनी सारी फार्मेसीज डेवलप हो गई है। आपको पता है कोरोना में जो हम लोगों ने इतनी सारी मेडिसिन खाई, वी इंडियंस वेयर द गिनी पिग फॉर देम। हमारे ऊपर वो सारी मेडिसिन 2021 के जून में वो रेमडेसिवियर, वो आइवरमेक्टिन, वो सारी मेडिसिन हमारे ऊपर कंज्यूम करवा करके हम वी वेयर द गिनी पिग। और 6 महीने के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में आता है कि भाई ये तो मेडिसिन है ही नहीं। WHO ने 2020 में ही कह दिया था नवंबर में कि दीज मेडिसिन आर नॉट फॉर द कोरोना। तो फिर हमें क्यों खिलाई गई? हम है ना भारतीय भेड़ चाल हैं, जो बस किसी ने कह दिया तो फिर शुरू हो जाते हैं इसी के कारण। बिल्कुल सही बात की है। मैं खुद इसी फील्ड का हूँ, फार्मासिस्ट हूँ, तो आई नो ये पूरा जो गेम है, इसके पीछे जो चीजें चल रही है मार्केट के अंदर। आई एम रियली सॉरी अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो, लेकिन नहीं, मैं तो इसके साथ में हूँ, मुझे पता है। बट मैंने बहुत सारे लोगों को आयुर्मेक्टिन और इसके लिए लोग आए थे, मैंने कहा भाई ये काम नहीं करेगी तो इससे साथ मत जा, कोई फायदा नहीं। मुझे बेच के फायदा होना नहीं है और तुझे खा के फायदा होना नहीं है, इसलिए तो इन सारी चीजों से तो खैर भगवान की दया से दूर रहे। बट ये बहुत ही बढ़िया है प्रकाश जी। और जो ये है ना, जब तक हम घर पे ऑर्गेनिक फार्मिंग या इसके बारे में नहीं सोचेंगे, आप सोचिए इसके बारे में, छोटा मोटा जो भी है ना अपन उगा सकते हैं, एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। जो भी खाना बचता है उससे आप खाद बनाइए और छोटे छोटे गमलों में कुछ शुरुआत तो कीजिए। तकलीफ वही है कि हम आदतन आलसी हो गए, लेजी हो गए, करेगा सब है वो है। इनको तो बदलना ही पड़ेगा। इंसान पहले आदतों को बनाता है, फिर आदतें इंसान को बनाती है, और बुरी आदतें बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन उसके साथ जिंदगी जीने में तकलीफ होती है। अच्छी आदतें बनाने में दम लगता है, लेकिन आप आराम से जीवन जी पाएंगे। जी बिल्कुल। ऐसे लोग हैं जो 100 साल से ऊपर तक की जिंदगी अभी जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल ही ऐसा है। अभी पद्म भूषण अवार्ड जिनको मिला है, एक 110 ईयर्स के हैं वो, उन्होंने गरीबी की वजह से मिल्क छोड़ा, उन्होंने गरीबी की वजह से अनाज खाना छोड़ा, और वो गरीबी की वजह से जो उन्होंने छोड़ा वो उनके लिए वरदान बन गई। और वो पद्म भूषण तक उन्होंने जीत लिया आज। हाँ, उनकी एनर्जी देखिए, आपको पता चल जाएगा। यस ठीक है मैम, थैंक यू Yes. वेरी मच फॉर गिविंग अ वंडरफुल एनर्जेटिक सेशन। हम चाहेंगे कि आगे और इसके ऊपर हम और बात करेंगे। हमारे साथ भी रवि शुक्ला सर हैं, और ये एकदम कॉम्बिनेशन हो जाएगा कि हम एक्सरसाइज भी हैं, हेल्थ भी हैं, सब कुछ तो मिल रहा है इस पे, हैप्पीनेस पे, इस पे हैप्पीनेस एंड बी मोर हैप्पी। थैंक यू मधुकर जी, थैंक यू सर। मैम इसका रिकॉर्डिंग है, मैं आज दोपहर तक ये रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा। अगर नहीं भेजता हो तो आप मुझे कॉल कर देना। अगर रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है तो जितने भी 18 लोग हैं वो सब मुझे कॉल करेंगे। मैं प्रोक्रेस्टिनेट ना करूँ इसलिए बोल रहा हूँ सबको। और एक आज शाम को भी एक मीटिंग है, मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा बाद में। उसमें हम यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है और उसके ऊपर आगे कैसे काम करना है इसके ऊपर डिस्कस करने वाले। और जो सभी ट्रेनर्स है उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी भी रिकॉर्डिंग हमें स्टार्ट करनी है। तो आज मधुकर जी की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो मुझसे कनेक्टेड रहिए। अगर मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ तो आप मुझे मैसेज कीजिए या कॉल कर दीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन।
थैंक यू गोविंद। Thank you everyone for this wonderful opportunity. Ma'am. Thank you. स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग। मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि 2-3 दिन पहले मैम ने कहा था कि वो रेडी नहीं है, और आप देख सकते हैं कि वो कितना अच्छे से कर पा रहे हैं। यही होता है बहुत कि ही आप जबरदस्त जैसे आप तरीके स्टार्ट से। कर देते हैं ना, तो कुछ ना कुछ आ ही जाता है सामने, इम्प्रूव होता रहता है। तो आप स्टार्ट कीजिए इसे। थैंक यू मैम। मैं मीटिंग